हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर बात करेंगे एमपी जीके की। अब एमपी जीके की किस बुक की बात करें तो सिलेक्शन तक की जो बुक आती है आपकी एमपी जीके की, जो कि एमपीपीएससी या एमपीईएसबी या ये कह लो कि एमपी की जितनी भी एग्जाम होते हैं, एमपी जीके अगर आती है तो इस बुक से आपका बाहर जो है नहीं जाने वाला है। सामान्य अध्ययन की एमपी जीके की प्रॉपर इस पूरी बुक की बात करेंगे। नई वाली किताब आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आज किस चैप्टर की बात करेंगे। आज की हमारी वीडियो में सामान्य परिचय एवं मध्य प्रदेश की पुनर्गठन के बारे में एक तरीके से मध्य प्रदेश का ओवरऑल ओवरव्यू को हम आज की वीडियो में जान लेंगे पूरा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पूरा एक ही बुक में मध्य प्रदेश का भूगोल, मतलब कि एमपी की ज्योग्राफी जो है, हम एमपी की ज्योग्राफी जो है हम एक ही बुक में पूरा जो है कवर करेंगे, तीसरे चैप्टर से लेके 12वें चैप्टर तक। तो आप लोग को शायद बहुत अच्छी वीडियो लगने वाली है ये। और आप लोग अगर चैनल पे अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस बुक को हम पूरा कवर करेंगे। इस बुक में हमारे जो है आपके 60 चैप्टर है। इन 60 चैप्टरों को जो है एक करके पूरा जो है कवर करेंगे, एक एक करके। तो आई थिंक आप लोग चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इसी तरीके की नेक्स्ट जो वीडियो आती रहेंगी अब आपको इस चैनल पर प्रॉपर तरीके से जो है मिलती रहेंगी। चलिए आज हम सबसे पहले, आज का हमारा सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें। जिस तरीके शरीर में हमारा हृदय होता है, बड़ा प्रिय होता है, उसी तरीके से पूरे भारत में मध्य प्रदेश बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। ये दिल के समान होता है, मतलब कि दिल को दर्द होता है ना, तो समझ लो पूरे शरीर को दर्द होता है। तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश में अगर विकास हो रहा है तो समझ लो पूरे भारत में विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश को हृदय कहा जाता है। हृदय का अर्थ, हृदय को कभी कष्ट नहीं पहुंचाया जाता है। चलिए आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य परिचय की। तो मध्य प्रदेश की बात करें, भारत के केंद्र में स्थित एक राज्य है। मैप में देखोगे आप लोग, मैप भी रख के बैठो, आप अपना मैप रख के बैठो जिससे कि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। मध्य प्रदेश के भारत में केंद्र में स्थित एक राज्य है, जिसका नामकरण की बात की जाए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। पुराना इसका नाम क्या था? पुराना इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसका नाम था। अगर मध्य प्रदेश की भौगोलिक विस्तार की बात करें, भाई इसका अक्षांशीय देशांतरी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, क्या आकार है इसका? सबसे पहले समझो इसका आकार क्या है। आकार की बात करें, आयताकार आकार में है। देख सकते हो ये पूरा जो मध्य प्रदेश का मैप है ये आयताकार आकार में है। ठीक है, आयताकार आकार के अलावा अगर हम बात करें भाई नॉर्थ से लेकर साउथ में इसकी लंबाई कितनी है, आप कहोगे उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर में आपको ये देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए कि पश्चिम से पूरब में, और बता दो सर, तो पश्चिम में पूरब में इसको 870 किलोमीटर में इसकी लंबाई जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार, जो आपका अक्षांश होता है, तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक पूर्वी देशांतर में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि भारत की स्थिति कैसी है? उत्तर पूर्वी है, तो इसीलिए उत्तरी अक्षांश, देशांतरी, पूर्वी देशांतर में आपको इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। बात करें, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब भाई भारत का दूसरा अगर सबसे बड़ा राज्य है तो पहला बड़ा राज्य कौन सा है? तो पहला बड़ा राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद बात की जाए क्षेत्रफल में, मध्य प्रदेश का ही नाम आता है। तो राजस्थान पहला, मध्य प्रदेश दूसरा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, जो भारत के, जो पूर्ण भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% घेरता है। और मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं। अब आप कहोगे सर कौन कौन से राज्य से लगती हैं? तो सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश से, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश से लगती है 14 जिलों से। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है जो आप लोग भूल जाते हो, सर्वाधिक जिले पूछा जाए किस राज्य से लगते हैं, उत्तर प्रदेश के लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सीमा लंबी किससे साझा करता है? राजस्थान से करता है 14 जिले। अब आप कहोगे सर जिले तो 14 ही है। भाई जो आपकी सीमा है ना, वो सीमा सबसे ज्यादा आपकी लंबाई में जो साझा करता है वो राजस्थान के साथ करता है। लेकिन अगर जिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 14 जिले हैं। फिर उसके बाद बात की जाए महाराष्ट्र के भी आपके 10 जिले कवर होते हैं। तो राजस्थान और महाराष्ट्र के 10 जिले। बात किया छत्तीसगढ़ के भैया 7 जिले। और सबसे छोटी जो जिले की न्यूनतम सीमा है वो गुजरात की है, सिर्फ 2 जिले कवर करती है। तो टोटल आपके कितने राज्य हो गए? 5। कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आपका गुजरात। ये 5 राज्य याद कर लो। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से 14 जिले, राजस्थान से 10 जिले, महाराष्ट्र से 10 जिले, छत्तीसगढ़ से 7 जिले और गुजरात से आपके 2 जिले। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का गठन की, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। किसकी अनुशंसा पर? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। आप अगर इस क्वेश्चन को भूलते हो तो बहुत
मात खा जाओगे। याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था, नहीं तो आप लोग टिक लगा दो भाषाई आधार पर हुआ था, ये गलत हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। अंतिम पुनर्गठन कब हुआ वास्तविक रूप में, तो 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 के बाद इसका पुनर्गठन नहीं हुआ है। ठीक है, राजधानी की बात की जाए मध्य प्रदेश की भोपाल है, और राज्य की मुख्य भाषा की बात करें तो कैसी है, हिंदी है। मध्य प्रदेश के कुछ बिंदु हैं, उन बिंदु को याद करते हैं। जैसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, बैतूल जिले के बरसाली में है। भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, कटनी में मनोहर ग्राम में करौंदी है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, मध्य प्रदेश का विदिशा है। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कोई पूछ लिया है तो आप कहोगे सागर है। कौन सा है, सागर है। अब आप कहोगे सर आपने जिले नहीं बताए, जो नए जिले जुड़े गए। अरे बताएंगे ना, जैसे मेहर हो गया है ना, आपका हरदा हो गया, पांडुरला हो गया, भाई सब बताएंगे। इस किताब में कुछ नहीं छूटा है भाई। रामबाण मतलब कि समझ लो इसमें हनुमान जी भी साथ में और राम भी साथ में। आप जब दोनों साथ में है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, तो आप सब पढ़ेंगे अपन लोग। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करेंगे एक नजर में। राजकीय ज्ञान सुख का दाता सबका साथी, किसने गाया है, संगीतकार सुनील झा, गीतकार महेश श्रीवास्तव, और गायक इसके शान है। बात करेंगे राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। 1981 में घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम इसका फाइकस बेंगालिंसिस है। और बरगद पार्क कहां पर है, इंदौर में है, ये भी ध्यान रखना है। राजकीय पुष्प कौन सा है भैया, सफेद लिली है। वैज्ञानिक नाम इसका लिलियम कैडिमम है। बात करें राजकीय पशु की, राजकीय पशु भैया बारहसिंगा है, जिसको दलदली हिरण भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम की बात किया है रूस वर्ष डुवासेली इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रजाति की बात करें ब्रिडरी प्रजाति की है। नोट इसमें क्या लिखा है, कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान ने वर्ष 2017 में भूर सिंह दा बारहसिंगा नाम से अपने शुभंकर को जारी किया, और इसे रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। तो इंपोर्टेंट है, देखो ये जो नोट है वो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्या पता उठा के पूछ लिया जाए। राजकीय पक्षी की बात करें दूधराज, जिसको शाही बुलबुल भी कहते हैं, अन्य नाम देखो शाही बुलबुल है ना, पैराडाइज फ्लाई कैचर है। प्रजाति इसकी कौन सी है, टेरोपिशिलोन है। वैज्ञानिक नाम टेपरसीफोन पैराडाइसी है। 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया था। राजकीय पछली की बात की है महासिर है, 2011 में घोषित की गई थी। अन्य नाम टाइगर ऑफ वाटर है। राजकीय खेल की बात करें तो मलखम है, 2013 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इसमें शामिल 2020 में किया गया है। राजकीय नृत्य कौन सा है, राई है, इंपोर्टेंट है। राजकीय नृत्य राई है, विशेषता यह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है और अन्य क्षेत्र बघेलखंड में भी देखने को मिलता है। राजकीय नाट्य की बात करें माछ है, मालवा क्षेत्र से है, संबंधित है। राजकीय नदी कौन सी है, नर्मदा है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और राजकीय नदी भी है, मध्य प्रदेश की है, प्रमुख नदी है। राजकीय फसल कौन सी है, सोयाबीन। देखो मध्य प्रदेश को ना हृदय प्रदेश के साथ साथ सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश के हम उपनामों की अभी बात कर लेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, करेंगे। राजकीय फसल सोयाबीन है। राजकीय फल कौन सा है, आम। कौन सा है, आम। बच्चों को बहुत पसंद होता है आम, तो आम है। और यहाँ की कुछ प्रजातियां आम की, जैसे नूरजहां, अलीराजपुर जिले में मिलता है आपका नूरजहां। मध्य प्रदेश का आम का अनुसंधान कहां पर है, गोविंदगढ़ रीवा में है। राजकीय पर्व कौन सा है, भगोरिया। भगोरिया मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व है, भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह झाबुआ और अलीराजपुर में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। अगर हम मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें, वैसे तो प्रतीक चिन्ह आप लोगों को सभी को पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी चलो बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। देखो अब सोचो इस किताब में क्या बताया गया, डायग्राम भी लगा दिया सामने, फोटो भी लगा दिया। उससे क्या होगा भाई, आपको चीजें तुरंत देखने को मिलेंगी। अब ये नहीं है आपने यहाँ पढ़ा, फिर गूगल किया, फिर देखा अच्छा ये भी था, अच्छा ये नहीं था, चलो फिर से देखते हैं, अच्छा ये तो था। तो मतलब वो चीज यहाँ पर इसमें सारी कर लिया है। प्रतीक चिन्ह में बताया गया है सबसे बाहर 24 तीलियां। 24 तीलियां कौन सी हैं, ये जो दिख रही है ना आपको, ये 24 तीलियां हैं। बात किया है एक इसकी प्रतीक है, विकास और तरक्की का प्रतीक है। इसके अंदर एक वृत्त है, आप देख सकते हो जो गोला है वो वृत्त है। वृत्त जो है वो निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक बताता है। अब देखो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। वृत्त के अंदर बात करें ऊपरी भाग में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ऊपरी भाग में मध्य प्रदेश शासन लिखा है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है जो आदर्श बाग उत्कीर्ण है। प्रतीक चिन्ह के रूप में राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां हैं। आप देखोगे, देखो ये गेहूं और धान की बालियां लगी हुई हैं जो कृषि के महत्व को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत के जो कृषि प्रधान देश है लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है। ठीक है, केंद्रीय वृत्त में बात किया तो अशोक
का सिंह चतुर्भुज सिंह स्तंभ शीर्ष है, जो कि आप देख सकते हो बना हुआ है ना। और इस वृक्ष के पीछे, इस आकृति के पीछे, अशोक स्तंभ के पीछे ही राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद का चित्रण किया गया है। आप देख पा रहे हो कि बरगद का चित्रण है, जो राज्य की धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक है। देखो किसी भी चीज का लोगो होता है, उसके पीछे ना रीजन होता है, और ये रीजन ना इंटरव्यू में डायरेक्ट तौर पर उठा के पूछ लेते हैं, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो लोकसभा में मध्य प्रदेश की सीटें कितनी हैं, 29 लोकसभा में सीटें, और राज्यसभा में सीटें 11 हैं। तो लोकसभा में आपकी कितनी होगी, 29, राज्यसभा में आपकी होगी 11। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 4 हैं। 4 हैं कहां से, भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। देखो अब बहुत सब जगह ना ऐसे मिलता है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें 4, बात खत्म हो गई, है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें 6, बात खत्म हो गई। भाई इसमें 4 जो राज्य हैं, सॉरी 4 जो जिले हैं वहां से दिया गया है, कहां कहां से है, भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन, ये आपकी हो गई अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति की 6 रतलाम, शहडोल, खरगोन, धार, मंडला, बैतूल से दिया गया है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है, 230 सीटें हैं, और विधान परिषद मध्य प्रदेश में है नहीं। भारत में 6 जगह विधान परिषद है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ कहां कहां पर है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी है, 35 है। देखो ये बात कर रहा है विधानसभा में एससी के लिए सीटें 35 हैं, और एसटी के लिए सीटें आपकी 47 हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में बात करें तो कुल संभाग मध्य प्रदेश में कितने हैं, 10 हैं। अब 10 संभाग कौन से हैं, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिले कितने हो चुके हैं, 55 जिले हो चुके हैं। 55 जिलों में अभी 52 तो पहले थे, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लिए। 3 जिले भैया बहुत लोगों को याद ही नहीं है, तो सुनो 3 और जुड़ गए, तो 52 और 3 कितने हो गए, 55। 3 कौन से जुड़े हैं, 53 में जुड़ा है मऊगन, जो कि रीवा से पृथक करके बनाया गया है। 54 में जुड़ा है पाडुरना, जो कि छिंदवाड़ा से पृथक करके बनाया गया है। 55 में जुड़ा है आपका मेहर, जो कि सतना से पृथक करके बनाया गया है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुल तहसीलें। अब ये थोड़े थोड़े पॉइंट है, इनको एक एक नजर में जल्दी जल्दी देख लेंगे। मध्य प्रदेश की कुल तहसीलें कितनी है, 437, और नवीनतम चित्रकूट है। विकासखंड 313 है। कुल आदिवासी विकासखंड 89 है। कुल नगर निगम 17 है, नवीनतम भिंड है 18वां, और दतिया आपका प्रस्तावित है अभी, ठीक है। कुल शहर नगर के 476 है। नगर पालिकाएं 99 है। नगर पंचायतें 294 है। कुल जिला पंचायतें 55 है। जनपद पंचायत विकासखंड 313 है। ग्राम कितने हैं, 54,903 है। ग्राम पंचायतों की बात किया 23,922 है। कुल जो पुलिस जिले हैं वो 55 है, क्योंकि जिले हैं 55 तो पुलिस जिले भी 55 है। कुल पुलिस थाने 1117 है। कुल पुलिस स्टेशन 53 है। अभी 2 जिलों में पुलिस स्टेशन नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा है, जबलपुर है। लेकिन जबलपुर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो है मुख्य इसकी खंडपीठ जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन खंडपीठ इसकी कहां पर है, एक तो आपकी इंदौर हो जाएगी और दूसरी आपकी कहां हो जाएगी, ग्वालियर हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है भाई, इंदौर का जो आपका उच्च न्यायालय की बात करें मध्य प्रदेश का, कहां पर है, जबलपुर है। खंडपीठ आपकी इंदौर और ग्वालियर है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे अभी वर्तमान में मंगू भाई पटेल कौन है, राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, और ये 23वें नंबर के व्यक्तिगत क्रम में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, 19वीं व्यक्तिगत क्रम में है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा हैं। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। देखो भैया याद रखना है, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, और वर्तमान में कितने नंबर के हैं, 16वीं विधानसभा के हैं ये, ठीक है। और ये बात करें कि मुख्य न्यायाधीश कहां पर, जबलपुर हाईकोर्ट के कौन है, सुरेश कुमार कैथ हैं, जो कि 28वें नंबर के हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ, ये प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी सुन लो। मध्य प्रदेश के प्रमुख सीमावर्ती राज्य और उनसे लगने वाले जिलों की बात करेंगे। भाई मध्य प्रदेश के लगने वाले, सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम मध्य प्रदेश के जिले जो अन्य देशों को स्पर्श करते हैं, मतलब कि यहां पर जो किसके जिले हैं, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, और यहां पर किसके डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग राज्यों के डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश से टच होते हैं, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक स्पर्शी राज्य है, यहाँ पर 14 जिले। अब आप लोग पढ़ लेना, अब एक एक करके पढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा सा देखते रहना अपना। चलिए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक स्पर्शी राज्य जिले कितने हैं, 14 जिले जो है मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, है ना। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपके इटावा, आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के टच होते हैं। वही बात करें राजस्थान के, राजस्थान को मध्य प्रदेश के 10 जिले टच होते हैं, है ना। और राजस्थान के कुछ जिले हैं जो
मध्य प्रदेश को टच होते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र को आपके मध्य प्रदेश के 10 जिले टच होते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले महाराष्ट्र को, जो पाडरना नया बना है ये भी आपको महाराष्ट्र को टच होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये जो है आपको महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश को टच होने वाले जिले हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो आपके छत्तीसगढ़ को टच होते हैं, वहीं कुछ ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के टच होते हैं छत्तीसगढ़ को। बात करें गुजरात सबसे कम स्पर्शी राज्य है, अलीराजपुर और झाबुआ 2 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं। और गुजरात के 2 ऐसे जिले हैं दाहोद और छोटा उदयपुर जो आपके मध्य प्रदेश को टच करते हैं। तो ये जो टच करने वाले हैं ये आपको अपने मैप में देखना पड़ेगा, लोकेट करके माइंड में याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको याद हो सके। चलिए, कुछ मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले होते हैं, मतलब कि वो किसी को टच एक तरीके से नहीं करते हैं, तो उनकी बात करें। अगर अंतर्वर्ती बात करें तो ग्वालियर, मैप रख लो, ग्वालियर, दमोह, कटनी, शाजापुर, उमरिया, विदिशा, नरसिंहपुर, भोपाल, देवास, इंदौर, रायसेन, जबलपुर, सीहोर, धार, नर्मदापुरम, नया बना है मेहर, हरदा और उज्जैन। ये आपके जो 18 जिले हैं, 18 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के किसी भी आपके राज्य की सीमा को टच नहीं करते, ये अंतर्वर्ती जिले हैं। मध्य प्रदेश एक कैसा राज्य है? मध्य प्रदेश स्थलबद्ध राज्य है, क्योंकि इसकी सीमा ना तो अंतरराष्ट्रीय किसी देश को शो करती है, टच करती है, ना ही आपकी किसी सागर को टच करती है, ठीक है, ना किसी पड़ोसी देश को, ना समुद्र तट से लगती है, उसको कहते हैं स्थलरुद्ध या स्थलबद्ध राज्य कहते हैं। चलिए, यहां पर देखेंगे 2 राज्यों से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिले। देखो ये जो बीच में लिखे हैं ना मध्य प्रदेश के जिले हैं, और मध्य प्रदेश के जिले जो हैं वो किन किन राज्यों से टच होते हैं। जैसे देखें, सिंगरौली आपका छत्तीसगढ़ से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है। झाबुआ आपका गुजरात से भी लगता है, राजस्थान से भी टच होता है। बालाघाट आपका छत्तीसगढ़ से भी टच होता है, महाराष्ट्र से भी टच होता है। अलीराजपुर गुजरात से भी टच होता है, महाराष्ट्र से भी टच होता है। मुरैना उत्तर प्रदेश से भी लगता है, राजस्थान से भी लगता है। शिवपुरी आपका उत्तर प्रदेश से भी लगता है और राजस्थान से भी लगता है। तो आप कहोगे 6 मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से टच होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम है, जैसे कि अभी मैंने आपसे कह रहा था हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे अब लिख लो या याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। टाइगर स्टेट कहते हैं, सोया स्टेट कहते हैं, बुल्फ स्टेट कहते हैं, गिद्ध स्टेट कहते हैं, तेंदुपत्ता स्टेट कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, हृदय प्रदेश कहते हैं, हृदय स्टेट कहते हैं, हीरा स्टेट कहते हैं, वन स्टेट कहते हैं, चीता स्टेट कहते हैं, तेंदुआ स्टेट कहते हैं, घड़ियाल स्टेट कहते हैं। तो मध्य प्रदेश को तो आपको ऑफिशियल नाम से जाना जाता है, बट मध्य प्रदेश के और भी अन्य नाम हैं जो लोग घर पे बुलाते हैं। जैसे कि आपका नाम होगा, मान लो घर का आपका ऑफिशियली नाम होगा आपका, मान लो शिवम, और घर पे आपको गोलू, मोलू, छोटू कुछ भी बुलाते होंगे, तो आपके हो सकता है पापा जी कुछ बुलाते हो, मम्मी कुछ बुलाते हो। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम भी हैं जो प्रिय नाम है मध्य प्रदेश के। चलिए, अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश को एक मैप में नजर मारे, मध्य प्रदेश का उत्तरी दक्षिणी कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला है वो आपका मुरैना पड़ता है, मुरैना है। और सबसे अगर दक्षिणी जिला की बात किया है तो बुरहानपुर आपका सबसे दक्षिणी जिला है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला तो सिंगरौली है, और हम बात करें मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला तो अलीराजपुर है। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये याद भी आपका लेना है। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। अब जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश से गुजरती है, कौन कौन से जिलों से गुजरती है उसको सुनो। रतलाम से, उज्जैन से, आगर मालवा से, आपकी राजगढ़ से, और कौन से, सीहोर से, भोपाल से, विदिशा से, रायसेन से, सागर से, दमोह से, जबलपुर से, कटनी से, उमरिया से और शहडोल से। और अब आपको ऐसे याद कर लो थोड़ा सा, रतलाम से प्रवेश करती है, रतलाम से प्रवेश करती है और आपकी शहडोल से निकल जाती है, शहडोल से इसकी एग्जिट निकासी हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी याद कर लो इसको, क्योंकि ये भी हो सकता है पूछ लिया है, मिलाने के लिए बता दे, क्योंकि पेपर का ट्रेंड बदल रहा है ना, अब घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो पेपर को बताना पड़ेगा कि भाई रतलाम में प्रवेश करती है और शहडोल से निकल जाती है, ठीक है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के कर्क रेखा के बारे में, थोड़ा सा बात करें। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश 2 बराबर भागों में मध्य प्रदेश को विभाजित करती है। कर्क रेखा जो है मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी की बात किया तो माही नदी, माही नदी मान लो ये माही नदी बहती है और कर्क रेखा ऐसी गुजरती है, 2 बार काटती है, तो यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, तो माही नदी कैसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः 14 जिलों से गुजरती है, जो कि मैंने आपको बताया था रतलाम से शहडोल तक। भारत की मानक समय रेखा की बात कही जाए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है, जो आपकी इलाहाबाद के नैनी से, वो वाली आपकी कह रहा है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, अभी मैंने बताया सिंगरौली है, और पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है। और इनमें बीच का समय अंतराल कितना है, 34 मिनट का है, 34 मिनट का है।
26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात करें, मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु आपका यहाँ पर कौन सा रहेगा, मुरैना रहेगा। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि मैप में आपको देखो मैंने बताया भी है, ऊपर मैप के साथ बताया, नीचे देखो डिटेल से बता रहा हूं, है ना। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, बुरहानपुर है, ये मैंने बताया था, ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर की बात करें, सबसे पश्चिमी आपका देशांतर आपका अलीराजपुर जिला, यह पश्चिमी जिला है सबसे आपका। और यहां पर बात करें आपका 82 डिग्री 48 मिनट पूर्व देशांतर का सबसे पूर्वी देशांतर आपका सिंगरौली जिला है, जो कि सबसे पूर्वी जिला में पड़ता है। मध्य प्रदेश के कुछ चिन्हित राजधानी है, जैसे इनको थोड़ा सा इनको ऐसे ही देख लेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर है, सांस्कृतिक संस्कार राजधानी जबलपुर है, धार्मिक राजधानी मेहर है, ऊर्जा राजधानी बेड़न सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है और चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपकी जो आपकी राजधानियां हैं कभी कभी आ जाती हैं। मध्य प्रदेश के संभाग, अब भाई मध्य प्रदेश के संभागों के बारे में बात करें, अभी जैसे बताया मैंने मध्य प्रदेश के 10 संभाग हैं। 10 संभागों का गठन कब हुआ और कौन कौन से जिले हैं इनकी बात करना है। यहां पर हम कुछ पूरी बात नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे जो इंपोर्टेंट रहने वाली है। रीवा का गठन 1956 में हुआ था, लगभग आप देखोगे तो 1956 में आपके यहां पर तक गठन हुए रीवा का 1956 में, जिसमें मेहर एवं मऊगंज रीवा संभाग में 2 नए जिले जोड़े गए, एक आपका मेहर जोड़ा गया है, ये इंपोर्टेंट है, और आपका मऊगंज जोड़ा गया है, ये चीज इंपोर्टेंट है ना। भोपाल 1956, ग्वालियर 1956, इंदौर 1956, जबलपुर आपका 1956 और जबलपुर संभाग में आपका पांडुरना जोड़ा गया है। कौन सा, पांडुरना जोड़ा गया है। सागर में बात किया 1975 में गठन हुआ, इसमें निवाड़ी नया जिला जोड़ा गया था। उज्जैन 1977, चंबल 1980, नर्मदापुरम 1980 और शहडोल 2008। अब देखो प्रस्तावित कुछ आपके संभाग हैं, जैसे निवाड़ संभाग है जिसमें आपका खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा जो है शामिल किया जा सकता है, और रतलाम और छिंदवाड़ा भी आपके प्रस्तावित संभाग है। तो प्रस्तावित संभाग में अगर आ जाए निवाड़, रतलाम और आपका छिंदवाड़ा क्या है, प्रस्तावित संभाग है। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे थोड़ा सा यहां पर इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्या इंपोर्टेंट रहने वाला है, आपको ये मैप दिख रहा होगा, है ना, आपको ये मैप दिख रहा होगा, इसमें आपके 10 संभाग हैं, और 10 संभाग में कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं। जैसे ग्वालियर संभाग का गठन कब हुआ, 1956 में, इसका मुख्यालय ग्वालियर में है, जिलों की संख्या 5 है, ठीक है। सागर संभाग का गठन आपको 1975 में हुआ, सागर इसका मुख्यालय है, 6 इसमें जिले हैं और नवीनतम जिला निवाड़ी है। रीवा संभाग का गठन 1956 में हुआ, रीवा इसका मुख्यालय है, 6 इसमें जिले हैं, नवीन जिला आपका कौन सा है, मऊगंज और मेहर है। अभी वही मैंने ऊपर बताया था आपको डिटेल से, ये आपका मैप के थ्रू है, तो मैप से याद हो जाते हैं चीजें। शहडोल संभाग में 2008 में गठन हुआ, शहडोल मुख्यालय है, 3 इसमें जिले हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला अगर संभाग की बात करें तो आपका यही है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग भी शहडोल ही है। जबलपुर संभाग की बात करें, गठन 1956 में हुआ, जबलपुर इसमें मुख्यालय है, 9 इसमें जिले हैं जो कि सर्वाधिक जिले हैं, और इसमें नया जिला पांडुरना है। अगर हम बात करें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है, और अब बात की जाए कि सर्वाधिक साक्षर वाला संभाग भी जबलपुर है। नर्मदापुरम संभाग की बात करें तो 1980 में है, नर्मदापुरम मुख्यालय है, 3 इसमें जिले हैं। इंदौर संभाग 1956 में गठन हुआ था, मुख्यालय इंदौर है, जिले इसमें 8 हैं। देखो अब ऐसे याद कर लो, इंदौर में 8 जिले हैं संभाग में, और जबलपुर में आपके 9 जिले हैं, ध्यान रखना है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा आपका, इंदौर है। उज्जैन संभाग 1977, मुख्यालय उज्जैन, 7 इसमें जिले हैं। भोपाल संभाग 1956, भोपाल मुख्यालय, इसमें 5 जिले हैं। चंबल संभाग 1980 में गठन हुआ था, मुरैना मुख्यालय है, 3 इसमें जिले हैं, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला आपका संभाग बोला जाता है चंबल संभाग। 210 के 10 संभाग हमने मैप के माध्यम से याद कर लिया। अब देखो एक चीज है जो आप लोगों ने किताबों में अभी तक नहीं पढ़ी है, हाँ अगर आपका दिमाग चलाए तो अलग बात है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 5 संभागों से गुजरती है। कौन कौन संभाग है, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ जिले पढ़े होंगे कि भैया कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, लेकिन अब पढ़ लो 5 संभाग ऐसे हैं जो कर्क रेखा गुजरती है, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल और उज्जैन से होकर गुजरती है। तो हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पूरा पढ़ लिया है, जितना कवर होना था पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, और यहां से उम्मीद मानो, यकीन करो, यहां से 2 क्वेश्चन तो पक्का आते ही आते हैं प्रत्येक एग्जाम में, है ना। तो यहां पर हम शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। लेकिन चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, मोटिवेशन दो ना, थोड़ा मोटिवेशन दो। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ना है, मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके प्यारा सा कमेंट कर दो। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मित्र मंडली को शेयर कर देना, जो कि सबको मिल सके और सबका लाभ इसको उठा सके। चलिए तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, राज्यों का एकीकरण की बात करते हैं। तो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 562 जो है वो रियासतों में विभाजित था।
अधिकांश रियासतों में क्या है कि भारत में विलय हो गया था, जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री और देशी रियासतों के जो मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हो चुका था। लेकिन भारत की जो 559 रियासतें थी, भारत संघ में तो शामिल हो ही गई थी, लेकिन 3 रियासतों ने अलग या स्वतंत्र रहने का यहाँ पर निर्णय लिया था। वो 3 रियासतों की बात किया है आपकी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, लेकिन इनको मिलाया गया। लेकिन कब और कैसे मिलाया गया? तो जम्मू कश्मीर की बात करें 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के भारत संघ में शामिल कर लिया गया। देखो पूरी कहानी आपने इतिहास में पढ़ी होगी, है ना, तो अब हम पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, अपना काम की बात करेंगे। जूनागढ़ की बात करें 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा भारत संघ में शामिल कर लिया गया। और हैदराबाद की बात किया है तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, इसके तहत भारत संघ में शामिल इसको 18 सितंबर 1948 को कर लिया गया था। भारत की बात करें 1950-56 की स्थिति में, तो आप देखोगे अगर भारत में अगर मध्य प्रदेश की बात किया है तो भाई ग्वालियर शीतकालीन राजधानी रहा। विभिन्न प्रदेश को अगर बात करें, अच्छा ग्वालियर तो शीतकालीन राजधानी था ही था, कुछ पार्टों में था, जैसे पार्ट ए था, पार्ट बी था और पार्ट सी था। अगर हम पार्ट ए में सबसे पहले बात करें तो पार्ट ए में आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार आता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। ठीक है, पार्ट बी में क्या आता था? पार्ट बी में आपका मध्य भारत आता था और आपकी इसमें ग्वालियर आता था, जो कि आपकी ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी। इंदौर आपकी कैसी थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और बात की जाए कि भाई इसकी राजधानियां जो थी वो 2 अलग अलग क्यों थी? क्योंकि बड़ा पार्ट था तो उत्तर और दक्षिण में इसकी अलग अलग राजधानियां बनाई गई थी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। पार्ट सी में बात की जाए कौन था? पार्ट सी में आपका भोपाल था और विंध्य प्रदेश था। विंध्य प्रदेश में राजधानी कौन सी थी? इसकी रीवा थी, ध्यान रखना है, इसकी सी पार्ट सी में राजधानी रीवा थी। तो पार्ट ए में राजधानी नागपुर, पार्ट बी में राजधानी 2 ग्वालियर और इंदौर, और पार्ट सी में राजधानी आपकी रीवा। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में 1956 के तहत इस बार प्रकार मध्य प्रदेश की स्थिति थी। ठीक है, चलिए। अच्छा, और एक चीज और भी ध्यान रखना है, अगर कभी नॉर्मली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई उस समय 1950-56 में स्थिति में कौन कौन से राज्य टच करती है सीमा? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका बिहार। तो ये राज्य आपके टच करती थी। अब आप कहोगे सर अब तो बिहार नहीं टच करता है, तो बिहार से कट के झारखंड बनाया गया, तो अब झारखंड, है ना, उड़ीसा, तो इस तरीके से अब अलग अलग बनाए गए, तो अलग अलग अब टच करते हैं। पहले जो स्थिति थी पहले वो यही थी। भारत में अगर बात करें 1950-56 की स्थिति के अनुसार 29 राज्य थे। संपूर्ण भारत का एकीकरण करने के पश्चात राज्यों का जो प्रशासनिक आधार था 4 भागों में विभाजित था। जैसे यहाँ पर विशेषताएं, शासन कैसा था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पहले पार्ट ए में बात किया है, गवर्नर का शासन था, 9 राज्य शामिल थे। मध्य प्रदेश का संबंध पूर्वी मध्य प्रदेश सीपी एंड बरार से था। बात करें भाग बी में, विधानमंडल शाही शासन था, 9 इसमें भी राज्य थे, मध्य भारत। पार्ट सी में बात किया है, ब्रिटिश भारत के आयुक्त थे इसमें आपके, और यहां पर बात किया है 10 इसमें राज्य थे, विंध्यन एवं भोपाल शामिल था। भाग डी में केंद्रीकृत शासन था, एक ही था केवल, अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश में इसमें कोई संबंध नहीं था, क्योंकि सिर्फ पार्ट डी में अंडमान निकोबार को रखा गया था। तो ये कुछ पुरानी स्थितियां हैं जो कभी नॉर्मली एग्जाम वगैरह में आ जाए या इंटरव्यू वगैरह पूछ ले, तो इसलिए। चलिए, पूर्व के एमपी, सीपी एंड बरार भाग ए की बात करते हैं हम थोड़ा सा। पूर्व में जो मध्य प्रदेश की बात की है, ब्रिटिश शासन के समय 11 दिसंबर 1853 में अंग्रेजों के द्वारा नागपुर को अपनी अधीन करने के मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया गया। अब आप कहोगे सर कहानी क्यों बता रहे हो? अरे थोड़ा सुन लो, इंपोर्टेंट है। कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन फंस गए ना, आपको स्वार्थ हो जाएगा इसमें, आपकी समझ लो नैया पार हो जाएगी। तो यहां पर भैया अंग्रेजों ने नागपुर पर अपने अधीन कर लिया और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने पेशवा सिंधिया भोंसले के महाकौशल क्षेत्र पर अधिकार कर उसे नागपुर के साथ संयुक्त रूप कर 2 नवंबर 1861 को यहां पर सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कर दी। वहीं 24 अक्टूबर 1936 में बरार शामिल हो गया और सीपी एंड बरार सेंट्रल प्रोविंस और बरार का गठन किया गया। 1947 में आजादी के बाद क्षेत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश नाम इसको दे दिया गया। ठीक है, भाग ए के बारे में बात करें तो प्रमुख क्षेत्र छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाकौशल की कुल 15 रियासतें थी। राजधानी इसकी नागपुर थी। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, 1956 तक रहे हैं। और राज्य प्रमुख अस्थायी डॉक्टर ई राघवेंद्र राव थे। यहाँ पर एक चीज नोट में लिखा है जो इंपोर्टेंट है, एकमात्र रियासत जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है वह है मकड़ाई हरदा। ये आपको नोट में याद कर लेना है। मध्य भारत, अगर हम मध्य भारत में भाग बी की बात की जाए तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के पश्चिम में स्थित 26 रियासतों को मिलाकर 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत नामक क्षेत्र का गठन किया गया था। इसका विधिवत उद्घाटन 28 मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्वालियर में किया गया। ध्यान रखना है, भाग बी में मध्य भारत के बारे में क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। राजधानी इसकी ग्रीष्मकालीन इंदौर और शीतकालीन आपकी ग्वालियर है। मुख्यमंत्री पंडित
मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी, गोपी कृष्ण विजय वर्गीय, मिश्री लाल गंडवाल और तख्तमल जैन पुनर्गठन के समय थे आपके। ये तो आपके 4 आपके मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष बात करें, अनंत सदाशिव पटवर्धन, उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे रहे हैं। राज्य प्रमुख जीवाजी राव, उप राज्य प्रमुख की यशवंत राव द्वितीय। इसमें भी एक नोट है कि इसका आपका मध्य भारत का प्रारंभिक नाम क्या था, मालवा यूनियन नाम था। क्या था, मालवा यूनियन नाम था। विंध्य प्रदेश भाग सी की बात करें तो बुंदेलखंड बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जिसके उद्घाटन के समय NB गाड़गिल के द्वारा किया गया। क्षेत्र में कमिश्नर थे और रीवा के राजा मातंड सिंह ने राज प्रमुख पद की इसमें शपथ ली थी। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बघेलखंड मंत्रिमंडल तथा कामता प्रसाद के सक्सेना के नेतृत्व में बुंदेलखंड मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। उपराज्य प्रमुख की बात किया तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव इसके उपराज्य प्रमुख थे। इसमें भी एक नोट है कि इसे प्रारंभ में 20 श्रेणी राज्य में दर्जा प्राप्त था, लेकिन बाद में इसको भाग सी में रखा दिया गया था। इसमें भी और भी है कि जुलाई 1948 में दोनों सरकारों को संयुक्त कर एकीकृत मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, जिसका प्रधान अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया था। अवधेश प्रताप सिंह के पश्चात श्रीनाथ मेहता प्रधानमंत्री बनाए गए थे। विंध्य प्रदेश के बारे में बात की जाए तो क्षेत्र बुंदेलखंड और बघेलखंड है। इसमें आप देख सकते हो बुंदेलखंड भी है और बघेलखंड भी है। रियासतें 38 हैं, रीवा 8, राजधानी इसकी रीवा थी। कमिश्नर कौन थे, NB गाड़गिल थे। मुख्यमंत्री की बात किया बुंदेलखंड के कामता प्रसाद सक्सेना, बघेलखंड से आपके अवधेश प्रताप सिंह। एकीकरण के पश्चात मुख्यमंत्री कौन थे, अवधेश प्रताप सिंह थे। राज्य प्रमुख की बात करें मार्तंड सिंह थे। चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे, जो कि आम चुनाव 1952 में हुए थे। सीटें यहां से 60 थी। विधानसभा अध्यक्ष श्री शिवानंद थे, उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर थे और विलय 1 नवंबर 1956 के समय। भाग सी जो कि भोपाल की बात करेंगे लास्ट और अंतिम में हमारा, परमार वंशीय शासक राजा भोज के द्वारा 1060-1055 ईस्वी में भोपाल की स्थापना की गई थी। तो परमार राजा भोज के द्वारा की गई थी। आगे चलकर 1723-24 में दोस्त मोहम्मद खान ने आधुनिक रूप से इसको बसाया और अफगानी शासक यहाँ पर बनाया। 1926-49 तक भोपाल के नवाब जो थे हबीबुल्ला खां थे, जिन्होंने 1 जून 1949 को विलय पत्र पे भारत संघ के साथ हस्ताक्षर किए और भोपाल को भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया। यह एक कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया था, जो कि आगे चलकर 1952 में निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ शासन को संभाला गया था। भोपाल के बारे में समझें तो भोपाल क्षेत्र में है और मुख्यमंत्री इसके शंकर दयाल शर्मा। विधानसभा की बात करें अध्यक्ष सुल्तान मोहम्मद खान, और बात की जाए उपाध्यक्ष की विधानसभा के लक्ष्मी नारायण अग्रवाल और कमिश्नर यहाँ के NB बनर्जी थे। तो यहाँ पर भाग ए, भाग बी और भाग सी। देखो आप कहोगे सर ये आता नहीं है, देखो आता और नहीं आता ये अलग बात है भाई। एग्जाम में आपको नहीं पता है, पापा नहीं बना रहे हमारे एग्जाम के, भाई कुछ भी आ जाएगा, हमने जो पढ़ा है वही आएगा। भाई एग्जाम है, हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले, मेंस में पूछ ले, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। राज्यों की पुनर्गठन की प्रक्रिया की बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। 1950 में भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, जिसके तहत राज्यों की जो कुल संख्या थी वो 29 थी। लेकिन यह अस्थायी अवस्था थी, मतलब स्थायी नहीं थी, अस्थायी अवस्था थी। देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में यह मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए और सरकार ने निम्न प्रकार के इसमें प्रयत्न किए। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत के प्रयास की बात की जाए, सबसे पहले जून 1948 में धर आयोग की स्थापना की गई, जिसे भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं। उसके बाद दिसंबर 1948 में JBP समिति की स्थापना की गई। उसके बाद तीसरी बार आपकी 21 दिसंबर 1993 को फजल अली की अस्थापना में राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की गई, आयोग का गठन किया गया था। तो ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित 3 आयोग थे, इन तीनों आयोग को याद कर लो। भाषाई प्रांत आयोग की बात करें, जून 1948 में गठन किया गया। SK धर इसके अध्यक्ष थे, श्याम कृष्ण धर इसका पूरा नाम था। रिपोर्ट इन्होंने दिसंबर 1948 को दी थी। इनकी रिपोर्ट में सिफारिश क्या थी, सुनो। इस सिफारिश दी गई कि राज्यों को पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। मतलब कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए, इन्होंने कहा प्रशासनिक आधार पर किया जाए। परिणाम क्या रहा रिपोर्ट का, अत्यधिक असंतोष फैल गया इस रिपोर्ट से। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के द्वारा एक अन्य भाषाई क्षेत्र आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था JBP समिति। अब भाई JBP समिति ने क्या कहा, JBP समिति की पहले तो गठन दिसंबर 1948 में किया गया और JBP समिति में कौन सदस्य शामिल थे, जिसका पूर्ण नाम था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इनको ही कहते हैं JBP समिति। इन्होंने रिपोर्ट अपनी 4 अप्रैल 1949 को सौंपी। इस रिपोर्ट में क्या बात की गई, औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। अब भाई जब पहली SK धर ने भी कह दिया और JBP समिति ने भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि विरोध में एक लंबा आंदोलन शुरू हो गया और 56 दिनों की हड़ताल शुरू हो गई और कांग्रेस नेता पोट्टू श्रीराम लुल्लू का निधन हो गया।
पुट्टू श्रीराम मुल्लू का निधन हो गया और जिसके दबाव के चलते भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन करना पड़ा। आपको पता है भारत में आंदोलन आजादी के समय से ही चला आ रहा, क्योंकि आजादी भी हमें आंदोलन से ही मिली है। तो भैया इसमें भी परिणाम यही निकला कि पोट्टू कांग्रेस नेता पुट्टू श्रीराम मुल्लू का निधन हो गया और दबाव में आकर कांग्रेस को भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन करना पड़ा। और पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य तेलुगु भाषी राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। तो पहला कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953। लेकिन इसके पश्चात बात समाप्त नहीं होती है। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इनका गठन कब किया गया? 21 दिसंबर 1953 का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, जो कि एक जस्टिस थे। ध्यान रखना है इनके कुछ सदस्य भी थे, 2 लोग सदस्य के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। देखो इनने जो रिपोर्ट सौंपी ना, इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि राज्य जो है एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने भी एक भाषा, यहां पर एक याद रखना है की पॉइंट है, एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, किंतु राज्यों के गठन का जो आधार है भाषा को भी बनाया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा। इन्होंने कहा है कि सिर्फ एक भाषा, मान लो अगर हिंदी है तो हिंदी को ही एक भाषा बना दिया जाए, ये इन्होंने स्वीकार नहीं किया। भाई हिंदी के साथ साथ में अगर कोई मुस्लिम अगर भाषा है उसको भी अपनाया जाएगा, इसलिए इन्होंने भाषा को एक आधार नहीं माना है। भाषा को भी आधार बना सकता है कई सारी भाषाओं को साथ साथ, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना आवश्यक। अनुशंसा में इन्होंने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की गठन की इन्होंने अनुशंसा की, लेकिन इसका परिणाम यह निकला कि सरकार ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को, अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसमें ABCD की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे भाग ABCD, उसको समाप्त कर दिया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। मतलब कि 14 इसमें बनाए गए राज्य इसके तहत और 6 बनाए गए आपके यूटी जो कि केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो राज्य मध्य प्रदेश भी था इसमें शामिल, और मध्य प्रदेश MPPSC प्री 2025 में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप कहोगे सर इतना पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, भैया पेपर है, कुछ भी आ सकता है। MPPSC 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया, उठा के देख लो पीटी में। 14 राज्य 6 केंद्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर गठन किया गया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान का भाग 7 को भी निरसित कर दिया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो ये भी इसमें बुक में लिखा है कहां पर क्वेश्चन पूछा गया, आप अब रीचेक कर लो, भाई रीचेक कर लो ना। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन की बात करें, मध्य प्रदेश की पुनर्गठन की बात की जाए थोड़ी सी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ, जिसमें पूर्व मध्य प्रदेश के भाग ए, मध्य भारत के भाग बी और विंध्य प्रदेश के भाग सी और भोपाल के भाग सी को निम्नलिखित से परिवर्तन किया गया। और जो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व मध्य प्रदेश, मध्य भारत जो विंध्य प्रदेश भोपाल राज्य थे, आंशिक परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया। आंशिक परिवर्तनों के साथ भाग पार्ट ए में परिवर्तन क्या किया गया, पूर्वी मध्य प्रदेश के जो मराठी भाषी 8 जिले थे, जिसमें बुल्डाना, यवतमाल, वर्धा, चांद्रा, अकोला, भंडारा, अमरावती, नागपुर 8 जिलों को तत्कालीन बंबई राज्य को मिला दिया गया, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में जिले हैं। पार्ट बी में परिवर्तन क्या किया, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील से सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया, राजस्थान के कोटा के सिरोन तहसील को विदिशा जिले में मिला दिया गया। पार्ट सी में क्या किया गया, भोपाल और विंध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन इस समय नहीं किया गया था। तो पार्ट सी भोपाल विंध्य प्रदेश से संबंधित थी, जो उसमें परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन पार्ट ए में और पार्ट बी में कुछ जिलों को इसमें आपको बंबई को दिए गए, कुछ जिले आपको राजस्थान को दिए गए और एक दूसरे को यहाँ पर सम्मिलित किया गया। परिणाम क्या निकला, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सुझाव पर मध्य प्रदेश इसको नाम उस समय दे दिया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की अगर आप स्थिति की बात करोगे तो आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार, आपकी आंध्र प्रदेश, ये आपकी सीमाएं टच होती थी 1956 के समय मध्य प्रदेश से, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अविभाजित मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये अक्षांशीय देशांतरी है, ये आप दे सकते हो। पहले जो था आपकी 1956 में ये स्थिति थी और वर्तमान में आपकी ये स्थिति हो गई है, जो कि मैंने बताया है। पहले लंबाई ये थी 1127, 996 आपकी, अब हो गई है 870, 605 ये किलोमीटर है। तो ये सभी चीजें आपकी थोड़ा सा अपडेटेड हैं, तो आप इनको एक स्क्रीनशॉट लेके भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम बात करेंगे आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित। देखो MPSI 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन कैसे हुआ, 13 दिसंबर 1971 को होशंगाबाद को प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया था। 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले की भोपाल, हुजूर, बीरसिया तहसील को अलग करके भोपाल प्रदेश का 44वां जिला बनाया गया था। दुर्ग से राजनांदगांव को अलग करके 45वां जिला बनाया गया था, जो कि MPSI 2017 में आया है।
1980 में 2 नए संभाग बनाए गए, चंबल एवं बस्तर बनाए गए, और 1980 में ही संभाग की 12 हो गई संख्या, और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। तो 1980 में संभाग की संख्या 12 हो चुकी थी और जिलों की संख्या 45। अब आप कहोगे सर संभाग तो वर्तमान में 10 है। अरे भैया परिवर्तन किए गए ना, परिवर्तन किए गए हैं। और देखो अगर ये परिवर्तन 1972 में हुआ था और एग्जाम में कब आया है? एग्जाम में 2017 में पूछा गया। सोचो कितने साल बाद पूछ लिया भैया, तो कुछ भी आ सकता है। मध्य प्रदेश में समय समय पर जिलों की उठती मांग के लिए कुछ समितियां बनाएंगे, जैसे BR दबे समिति, इसका 10 नए जिले इसमें प्रस्तावित थे। गठन रिपोर्ट थी 1982 में गठन हुआ, 1998 में रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सिंहदेव समिति संबंधित जिला गठन संबंधित 1998 में गठन हुआ, 1998 ही इसमें रिपोर्ट सौंपी। फिर आती है बोस समिति, बोस समिति भी जिला गठन संबंधित है, 2003 में गठन हुआ, 2003 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। अगर जिला पुनर्गठन आयोग समिति की थोड़ी सी अब बात कर लें हम, जो दबे समिति भी कहते हैं, BR दबे, 1982 में BR दबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग ने बनाया गया ये समिति थी। इसने सिफारिश 25 मई 1998 को दी कि 10 नए जिलों का गठन किया जाना चाहिए। 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में और 6 जिले छत्तीसगढ़ में हैं, जिसमें 25 मई जैसे डिंडोली मंडला से, बड़वानी खरगोन से, कटनी जबलपुर से, श्योपुर मुरैना से। इसी तरह बात की जाए भाई सिंहदेव समिति 1998 में इन्होंने क्या सिफारिश की? जून 1998 में कहा कि 6 नए जिलों का गठन किया जाना चाहिए। 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश और 3 जिले छत्तीसगढ़। वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात करें, उमरिया शहडोल से, नीमच मंदसौर से, हरदा होशंगाबाद से। राज्य पुनर्गठन आयोग जब 2000 हुआ तो इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश के, ये जो वर्तमान वाला है ना, ये वर्तमान वाला है, इसको समझते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश के 30.47 भाग भूभाग को अलग करके 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नाम का देश का एक 26वां राज्य बना दिया और मध्य प्रदेश के 3 संभाग और 16 जिलों को यहां पर शामिल किया गया। तो ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था, 26वां राज्य था भारत का। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक होने के पश्चात परिवर्तन जो सामने आया वो देख लो। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्तमान में अब 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में है। यहां पर ध्यान रखना है, एक विवादित घाटी है, कौन सी? किरार घाटी, जो अमरकंटक में मध्य प्रदेश का हिस्सा बनी है। यहां पर बात क्या है कि 1,35,194 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में शामिल होने के पश्चात मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ध्यान रखिएगा, और राजस्थान सबसे बड़ा है। तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, राजस्थान पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश का भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का वर्तमान में 9.38% भाग रह गया है, जो पहले कितना था? 30 के आसपास था। 84वां संविधान संशोधन 2001 हुआ है ना। इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170(3) का प्रयोग करते हुए लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का यहां पर निर्धारण भी किया गया। वर्तमान में लोकसभा की सीटों में जो आपकी संख्या है उसको 2026 तक यथावत रहेगी, 2026 तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे लोकसभा में सीटें मध्य प्रदेश में कितनी? 40 हैं, 40 सीटें आपकी लोकसभा की हैं, मध्य प्रदेश से आपकी 29 हो गई और 11 आपकी छत्तीसगढ़ को दे दी गई। राज्यसभा की सीटें 16 थी, जिसमें से मध्य प्रदेश की 11 हो गई, 5 छत्तीसगढ़ को दे दी गई। विधानसभा की सीटें 330 थी, 320 थी, 230 सीटें आपके मध्य प्रदेश को मिल गई, 90 सीटें आपकी छत्तीसगढ़ को। तो आपका यहाँ पर जो डिवीजन है वो आपका मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ में कर दिया गया है। तो किस तरीके से किया गया वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। मध्य प्रदेश में उस समय 2000 की बात करें तो कुल जिले 45 हो गए थे। क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर बचा था। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और राज्यपाल उस समय डॉक्टर भाई महावीर थे। छत्तीसगढ़ की बात करें 16 जिले बने थे, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर था। मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी थे और राज्यपाल वहां के दिनेश नंदन सहाय बने थे। वर्तमान का सफर की बात कर ले थोड़ा सा। बोस समिति 2003, 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश के 3 नए जिले बनाए गए। अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से, बुरहानपुर खंडवा से बनाए गए थे। 2008 का समय आया, नए जिले और संभाग का पुनर्गठन हुआ। 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया। 24 मई 2008 का समय आया, सिंगरौली जिला बना और सीधी से अलग करके प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया। 14 जून 2008 का समय आया, शहडोल को संभाग बनाया गया और प्रदेश का यह 10वां संभाग बना। वहीं बात किया 26 अगस्त 2008 की, तो भाई होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। तो देखो नर्मदापुरम नाम ऐसे ही नहीं किया गया भैया, इसका नाम कर दिया गया किसका? नर्मदापुरम, होशंगाबाद से परिवर्तित करके बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बैतूल को भोपाल से संभाग से हटाकर नर्मदापुरम संभाग में जोड़ा गया। तो भाई 26 अगस्त 2008 को थोड़े से कुछ प्रमुख परिवर्तन किए गए थे। 2013 का नया सफर आया, एक नया जिला बनाया गया। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर की 4 तहसीलें आगर, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा को अलग करके आगर मालवा प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया। तो आगर मालवा को 51वां जिला बनाया गया। 2018 का समय आया, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले की 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर को 2 जनपद निवाड़ी और पृथ्वीपुर को अलग करके 52वां जिला बनाया गया है।
ठीक है। वहीं बात किया निवाड़ी जिला बनने के बाद सागर संभाग में जिलों की संख्या 5 से बढ़कर अब 6 हो चुकी है। तो पहले 5 थी, अब 6 हो गई। निवाड़ी के बारे में समझें, क्योंकि नया जिला है तो उसके बारे में समझना जरूरी है। तो क्षेत्रफल की बात किया 1317.5 वर्ग किलोमीटर में है। जनसंख्या यहाँ की लगभग देखोगे आप तो यहाँ पर 4 लाख के आसपास है। तहसीलें ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी है। 2023 में आपके 3 नए जिले बने गए, अभी जो मैंने ऊपर बताए भी है। 13 अगस्त 2023 को मऊगंज बना है 53वां, 5 अक्टूबर 2023 को पाडुरना बना है आपका 54वां, और 5 अक्टूबर आपको ही मेहर बना है आपका 55वां। तो आपके 3 नए जिले बनाए गए 2055। तो टोटल आपके जो परिवर्तन है वो 55 जिले वर्तमान में और 10 संभाग के साथ अभी आज का वर्तमान में स्वरूप आपको देखने को मिलता है। मऊगंज, अब कुछ जिले जो नए बनाए गए 53वां, 54वां और 55वां, इनके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन अब यहीं से बनेंगे भाई, अब क्वेश्चन पेपर में यहीं से बनेंगे। मऊगंज जो 53वां जिला बना है 13 अगस्त 2023 को रीवा से पृथक करके बनाया गया। इसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल है, तो मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर एक प्रस्तावित तहसील भी है जो कि देव तालाब है, प्रस्तावित है। क्षेत्रफल यहाँ का 1866.88 वर्ग किलोमीटर में है और यहाँ की जनसंख्या 6 लाख के आसपास है। लोकसभा क्षेत्र यहाँ का रीवा रहेगा। विधानसभा क्षेत्र मऊगंज और देवतालाब है। प्रथम कलेक्टर यहाँ के अजय श्रीवास्तव बनाए गए। एसपी यहाँ के पहले बीरेंद्र जैन है। नदी यहाँ की सेलर और ओड्डा बहुत ही जलप्रपात है। रीवा संभाग के जिले मऊगंज और मेहर है। रीवा में शेष तहसीलें कितनी, 8 है। संभाग रीवा है और रीवा संभाग 5वां जिला है। रीवा संभाग का 5वां जिला है। यहाँ की कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे डॉक्टर लाल बिहारी कुशवाहा ने मध्य प्रदेश का जिगर कहा। गठन के पश्चात मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या 14 हो चुकी है। 54वें जिले की पाडुरना की बात करेंगे। पाडुरना जो है 54वां जिला है। 5 अक्टूबर 2023 को इसका छिंदवाड़ा से पृथक करके बनाया गया है। तहसील की बात करें, पाडुरना एवं सौंसर यहाँ की तहसील है। यहाँ की लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, छिंदवाड़ा लगता है, ध्यान रखना है। और यहाँ की बात करें विधानसभा क्षेत्र, पाडुरना एवं सौंसर लगता है। प्रथम कलेक्टर अजय देव शर्मा, एसपी राजेश त्रिपाठी हैं। नदी यहाँ की जाम नदी है, जैसे गोटमार मेला लगता है, जिस पर जाम नदी पर गोटमार का मेला लगता है, यहाँ पर ध्यान रखना है पाडुरना में ही। पाडुरना जिला बनने के बाद प्रदेश का सबसे बड़ा जिला शिवपुरी हो चुका है और छिंदवाड़ा में 12 तहसीलें हैं। संभाग जबलपुर संभाग में रहेगा और संभाग का पाडुरना 9वां जिला है। ऑरेंज सिटी, जाम शामली हनुमान मंदिर और NH47 पाडुरना में ही स्थित है। 55वां और अंतिम अभी वर्तमान का जिला की बात करें मेहर है, जिसका गठन भी 5 अक्टूबर 2023 को सतना से पृथक करके बनाया गया है। यहाँ की तहसील मेहर, अमरपाटन और रामनगर है। यहाँ की बात करें लोकसभा क्षेत्र सतना लगता है। विधानसभा क्षेत्र मेहर और अमरपाटन है। प्रथम कलेक्टर आपकी रानी बहाड़ है और प्रथम एसपी सुधीर अग्रवाल है। नदी तमस नदी है। संभाग इसमें रीवा लगता है। मेहर का 6वां जिला है रीवा का। अगर हम बात करें यहाँ पर विशेष कुछ, तो संगीत राजधानी मेहर कहते हैं। आला उदल का अखाड़ा यहाँ पर ही है मेहर में। और 18वां अंतर्वर्ती जिला है, मतलब कि मैंने बताया था ना कोई विदेशी राज्य से लगता है, ना कोई आपकी कोई राज्य से लगता है किसी और राज्य से, ना कोई विदेशी देश से लगता है, ना कोई सागर से लगता है, तो आप कहोगे अंतर्वर्ती जिला है। 2023 में जो 3 नए जिलों का निर्माण किया गया, उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों की संख्या 37 हो चुकी है। और अगर हम बात करें अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 हो चुकी है। यहां पर अगर आप वर्तमान में कुछ देखोगे तो यहां पे आप देख लो, थोड़ा सा एक नजर मान लो अपने मैप पर, जिससे कि थोड़ा सा याद हो जाए। हमने आपसे क्या कहा था, 50वां जिला। 50वां जिला आपका सिंगरौली बना था, ठीक है। अगर बात करें 50 में बात की 51वां जिला आपका आगर शाहजहांपुर से बना था। और आपकी बात की जाए भाई 52वां आपका निवाड़ी टीकमगढ़ से बना था। और बात किया 53वां आपका, 53वां कहां गया, 53वां आपका, एक मिनट, 53वां नहीं दिख रहा है, ठीक है 53वां भी मिल जाएगा। 54वां की बात कर लेते हैं, पाडुरना छिंदवाड़ा से बना था। और आपका 55वां मेहर सतना से बना था, ठीक है। अगर बात करें मऊगंज आपका रीवा से बना है। अशोकनगर गुना से बना है। अलीराजपुर आपका झाबुआ से बना है। बुरहानपुर खंडवा से बना है और अनूपपुर शहडोल से बना है। देखो भैया, ये जो जिले हैं जो वर्तमान में नए बने हैं, इनको सबको याद कर लो, चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा सा अपने मैप में भी थोड़ा कलाकारी कर लो, क्योंकि याद हो जाएगा, याद करना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहां पर हमने अपने राज्य के पुनर्गठन आयोग से संबंधित क्वेश्चनों की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भारत की भूवैज्ञानिक संरचना और यहां पर कुछ और भूगोल से संबंधित टॉपिक होंगे, हम उसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की ये सारी चीजें सिलेक्शन एमपी तक, भैया देखो इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं ये किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस किताब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण किताब छपने वाली है और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट तौर पर पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरी याद करना है, पूरी वीडियो देखना है। सभी वीडियो आएंगी, कम से कम 20 से 25 वीडियो आएंगी, सभी वीडियो को हम कवर करने वाले हैं। तो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे
आपकी वीडियो में, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, अपने मित्र मंडली को भेज देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उनको उसका लाभ मिलेगा। तो